गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था क्रोमोसोम, क्या क्रोमोसोम, अपना टॉपिक चल रहा था क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों? ये क्रोमोसोम होते हैं, ये केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। और कब पाए जाते हैं? इसको इसकी अध्ययन करने की सबसे बढ़िया स्टेज होती है मेटाफेज स्टेज। कौन सी? मेटाफेज अवस्था होती है। उस अवस्था के अंदर क्या पाए ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और इंटरफेज अवस्था के अंदर ये क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। इसलिए मेटाफेज अवस्था होती है, ये क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। अब इसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक गुणसूत्र को लेते हैं और उसके गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र किस प्रकार के होते हैं? एक धागे नुमा संरचना होती है जिसे क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड्स होते हैं जो कहां पर, दो क्रोमेटिड्स कहां पर मिलते हैं? सेंट्रोमियर के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं। जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक धागे नुमा संरचना होती है। और ये दो धागे नुमा संरचना कहां पर जुड़ी रहती है? सेंट्रोमियर पर जुड़ी रहती है। तो क्रोमेटिड्स का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले इसकी पहली जो स्टेज होती है, जो पहली अवस्था होती है, वो टीलोमियर होती है। टीलोमियर होती है बच्चों, ये सबसे ऊपर की संरचना होती है, टिप पॉइंट जिसे बोला जाता है, या एंड पॉइंट टीलोमियर का। या तो इसका टिप पॉइंट होता है या एंड पॉइंट होता है। या तो एंड पॉइंट बोला जाएगा, ये इसका टिप पॉइंट बोला जाता है, जो इसका सबसे ऊपर वाला या लास्ट वाला भाग होता है। अब इसका कार्य क्या होता है? टीलोमियर का मुख्य कार्य होता है कि दो गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकना। दो गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकने का कार्य किसका होता है? टीलोमियर का होता है। तो पहला तो कार्य हो गया गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकना। दूसरा इसका कार्य होता है संगठनात्मक स्थायित्व प्रदान करना। दूसरा इसका काम हो गया टीलोमियर का कि संगठनात्मक स्थायित्व प्रदान करना। तीसरा इसका कार्य होता है, ये जो टीलोमियर होते हैं ये आयु से या एजिंग से संबंधित होते हैं। एजिंग से संबंधित होते हैं। ये क्या होते हैं? एजिंग से संबंधित होते हैं, अर्थात जैसे जैसे आदमी की या मनुष्य की आयु बढ़ती रहती है, उसी प्रकार टीलोमियर क्या होता है? संकुचित होता रहता है, छोटा होता रहता है, घटता रहता है। तो इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है कि यदि टीलोमियर को घटने से रोका जाए या संकुचित होने से रोका जाए तो कुछ हद तक आदमी की आयु पर कंट्रोल किया जा सकता है, आदमी की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आदमी बूढ़ा नहीं होगा। क्यों? आदमी बूढ़ा कब होता है? जब टीलोमियर संकुचित होता है। यदि टीलोमियर को संकुचित होने से रोक लिया जाए तो आदमी की क्या होगी? एज बढ़ जाएगी, आयु के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आदमी अमर हो जाएगा, अमर तो नहीं होगा, क्योंकि जो चीज धरती के ऊपर बनी है वो चीज एक दिन समाप्त होनी है। उसकी प्रत्येक चीज की आयु होती है, क्यों ना वो पृथ्वी क्यों ना हो,
पृथ्वी, सूरज, तारे सबकी एक आयु निर्धारित होती है, एक समय के बाद वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार क्या होता है कि कुछ हद तक आदमी की आयु के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है टीलोमियर को संकुचित होने से रोकने के लिए। तो अब इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है, खोजें भी चल रही है, शोध भी हो रहे हैं कि टीलोमियर को यदि संकुचित होने से रोक लिया जाए तो कुछ हद तक क्या होता है, मनुष्य की आयु के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो टीलोमियर है वो आयु या एजिंग से संबंधित होता है, एज से संबंधित होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकना भी होता है। और इसका कार्य होता है संगठनात्मक स्थायित्व प्रदान करना भी इसका कार्य होता है। यदि टीलोमियर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, गुणसूत्र आपस में चिपक जाएंगे। ठीक बच्चों, ये तो हुआ टीलोमियर की बात। नेक्स्ट अपने आते हैं पेलिकल। पेलिकल, ये पेलिकल क्या होता है, नॉन जेनेटिक नॉन जेनेटिक और एक्रोमेटिक होता है। ये क्या होते हैं, नॉन जेनेटिक और एक्रोमेटिक होते हैं। पेलिकल होती है। ये पेलिकल होती क्या है, पेलिकल क्या होती है कि क्रोमेटिड्स की जो बाहर की जो लेयर होती है, जो बाहर की परत होती है, वो किसके द्वारा बनाई जाती है, पेलिकल के द्वारा बनाई जाती है। जो बाहर की झिल्ली होती है उसे ही क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। तो क्रोमेटिड की बाहर की झिल्ली होगी, वो झिल्ली क्या कहलाती है, पेलिकल कहलाती है। और यह पेलिकल क्या होती है, नॉन जेनेटिक और एक्रोमेटिक होती है। इसका आनुवंशिकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। पेलिकल का आनुवंशिकता से, हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक बच्चों, अब अपने आते हैं मैट्रिक्स भाग के ऊपर। अब जो मैट्रिक्स भाग है, जो मैट्रिक्स भाग है ये भी क्या होता है, नॉन जेनेटिक और एक्रोमेटिक होता है। इसका भी क्या होता है, आनुवंशिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। अब मैट्रिक्स भाग होता है वो किससे किस प्रकार का होता है, एक जेल नुमा होता है। किस नुमा, जेल लाइक होता है, जेल नुमा होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, खनिज पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर जल, खनिज, प्रोटीन, एंजाइम, इस प्रकार की ये संरचना क्या होती है, मैट्रिक्स भाग में पाई जाती है। लेकिन यह भाग भी क्या होता है, नॉन जेनेटिक होता है, एक क्रोमेटिक होता है। इसका भी आनुवंशिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। अब जो ये मैट्रिक्स और ये पेलिकल, ये जो दो पार्ट होते हैं, ये दो पार्ट हैं, ये कब दिखाई देते हैं, मेटाफेज अवस्था में। ये कब आप दिखाई देंगे, मेटाफेज अवस्था में दिखाई देंगे। पेलिकल और मैट्रिक्स ये क्या होंगे, सिर्फ मेटाफेज अवस्था में दिखाई देंगे। जब भी मेटाफेज अवस्था में ये दोनों भाग दिखाई देंगे तब क्या होगा, केंद्रिका न्यूक्लियोलस होती है वो अपसेंट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। और जब न्यूक्लियस दिखाई देती है तब क्या होता है, ये पेलिकल और मैट्रिक्स भाग क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ये दिखाई नहीं देते। ठीक, तो पेलिकल और मैट्रिक्स क्या होता है, मेटाफेज अवस्था में दिखाई देंगे तब जब केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, और केंद्रिका के दोबारा बनने पर क्या होते हैं, ये दोनों भाग गायब हो जाते हैं। अब अपने आते हैं, टीलोमियर हो गया अपना, मैट्रिक्स भाग हो गया, पेलिकल भाग हो गया। अब अपने आते हैं क्रोमोनिमेटा के ऊपर। क्रोमोनिमेटा भी क्या होता है, ये हकीकत के अंदर क्या होता है, जेनेटिक भाग होता है, हेरिडेटी से संबंधित होता है क्रोमोनिमेटा।
क्रोमोनिमेटा। ये क्या होता है बच्चों कि हकीकत के अंदर हेरिडिटी से संबंधित होता है। ये हेरिडिटी से संबंधित होता है और ये जेनेटिक होता है। यही वो भाग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो जो क्रोमोनिमेटा होता है वो किसका बना होता है? ये जाली दिखाई दे रही है आपको सर्पिलाकार, ये क्या होती है? क्रोमोनिमेटा होती है। ये किसकी बनी होती है? दो चीज से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन प्लस डीएनए, दो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनी होती है। अब किस प्रकार की संरचना होती है? यदि एक बॉल ले ली जाए, यदि एक क्रिकेट की बॉल ले ली जाए, उस बॉल के ऊपर रस्सी को लपेट दिया जाए, तो समझ लो वो बॉल होती है वो तो होती है हिस्टोन प्रोटीन, और वो रस्सी होगी वो क्या होगी? डीएनए होती है। तो क्या होता है, एक बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल ले लो, इसके ऊपर क्या होता है? ये है हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। इसके ऊपर यदि डीएनए को लपेट दिया जाए तो क्या होगा? क्रोमोनिमेटा बन जाती है। तो क्या होता है, ये प्रोटीन और डीएनए का कोइलिंग होती है, इस पे कोइलिंग होती है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए की कोइलिंग होती है। अब ये कोइलिंग किस प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, पैरानेमिक और प्लेक्टोनेमिक। एक तो होती है पैरानेमिक, और दूसरी होती है प्लेक्टोनेमिक। दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पैरानेमिक कोइलिंग और दूसरी होती है प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग। दो प्रकार की होती है। जो पैरानेमिक कोइलिंग होती है वो क्या होती है? लूज होती है। वो क्या होती है? लूज होती है। और प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग होती है वो क्या होती है? टाइट होती है। टाइट होती है। जो लूज कोइलिंग होती है उसको क्या किया जा सकता है? पृथक किया जा सकता है। इसको क्या है? पृथक किया जा सकता है। जबकि टाइट कोइलिंग होती है इसे पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार की इसके अंदर क्या होती है? क्रोमोनिमेटा के ऊपर कोइलिंग पाई जाती है, जो क्या होती है? दो प्रकार की होती है, एक तो पैरानेमिक कोइलिंग, एक प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग। और ये कोइलिंग क्या होती है? एक तो होती है पैरानेमिक कोइलिंग होती है, वो तो क्या होती है? लूज होती है, ढीली होती है। इसकी पकड़ क्या होती है? डीएनए की पकड़ जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर होती है वो ढीली होती है, वो लूज होती है, इसलिए इसको क्या किया जाता है? पृथक किया जा सकता है। लेकिन पैरानेमिक कोइलिंग होती है, प्लेक्टोनेमिक कोइलिंग होती है, उसको क्या होता है? पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो कोइलिंग होगी वो टाइट होगी। अब आते हैं अपने क्रोमोमियर के ऊपर। क्रोमोमियर क्या है? क्रोमोमियर बच्चों क्या होता है? क्रोमोमियर क्रोमोमियर क्रोमोनिमेटा के ऊपर एक बीड्स के समान संरचना होती है। किसके समान? बीड्स के समान संरचना, अर्थात मोतियों के समान संरचनाएं पाई जाती है। किस प्रकार की? एक बीड्स के समान संरचना होगी, मोती के समान संरचना होगी। क्रोमोमियर होता है माला के अंदर जो मोती होते हैं ना, उस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है, इसलिए इसे बीड्स के समान संरचना बोला जाता है। और ये संरचना कब दिखाई देती है?
लेप्टोटीन अवस्था में दिखाई देती है। कब? समसूत्री विभाजन के, मियोसिस विभाजन के लेप्टोटीन अवस्था में क्रोमोमियर्स दिखाई देते हैं। तो ये क्रोमोमियर क्या होता है बच्चों? क्रोमोमियर के अंदर क्या होते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। और ये जीन्स ही क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य करते हैं। तो आज अपने पढ़ा जो क्रोमेटिड्स है उसकी टीलोमियर अवस्था जो क्या होती है? एजिंग से संबंधित होती है, गुणसूत्रों को चिपकने से रोकती है। पेलिकल जो बाहर की झिल्ली होती है जिस नॉन जेनेटिक और एक्रोमेटिक होती है। मैट्रिक्स पार्ट जो जेलनुमा होता है, जो नॉन जेनेटिक होता है और एक्रोमेटिक होता है जिसके अंदर खनिज पदार्थ, एंजाइम, प्रोटीन्स वगैरह भरे रहते हैं। क्रोमोनिमेटा ये क्या होती है? जेनेटिक होती है, हेरिडिटी से संबंधित होती है और इसके ऊपर दो प्रकार की कोइलिंग होती है, पैरानेमिक और प्लेक्टोनेमिक, जो लूज और टाइट होती है। एक को पृथक किया जा सकता है, दूसरी को पृथक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्रोमोमियर्स। ये क्या होती है? एक बिट्स की समान संरचना होती है और ये जेनेटिक होती है, इसके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और ये जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को ले जाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने कल करेंगे। ठीक बच्चों, ओके।